नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया गया, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने इसे बेवजह ईगो पर ले लिया और बेवकूफी में भारत पर हमला वो कर बैठा, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की हालत धुआं धुआं कर दी है। पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। भारत के हमले से इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर के अलावा सियालकोट जैसे शहरों में दहशत का माहौल है। मुनीर की आर्मी के हौसले पस्त हो चुके हैं। उनके सारे मेड इन चाइना हथियार फुस हो चुके हैं। हद तो तब हो गई जब भारत के हमले से डरकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बंकर में जा छिपे, जिसके बाद आज विपक्ष ने शहबाज को संसद में जमकर घेरा। विपक्ष ने कहा कि जब शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने तक से डरते हैं तो फिर शहबाज की औकात ही क्या है कि वो भारत से मुकाबला कर सके और अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाए। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बेहद बचकाना और हास्यास्पद बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के अटैक ड्रोन को इसीलिए नहीं मार गिराया गया क्योंकि पाकिस्तान अपनी लोकेशन लीक नहीं करना चाहता था। बताइए, ऐसा रक्षा मंत्री है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान से सीधी जंग का असली टाइम आ गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। इसीलिए पाकिस्तान को सुधारने के लिए अब 1971 दोहराना जरूरी हो गया है। और क्या विश्व मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब आगे के हमले रोकेगा अपने? क्या उसकी अकल ठिकाने लग गई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर पीओके की वापसी की पहली सीढ़ी है? क्योंकि अगर एलानिया जंग होती है तो जाहिर है भारत का एजेंडा भी बड़ा और धमाका करने वाला होगा। आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? अरे बम बटे ऊपर से यार, मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, इन लोगों के मफाद जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें। इसको हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बने। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं।
पैनल से इंट्रोडक्शन में करवा देता हूं कि आज हमारे साथ कौन कौन इस डिबेट का हिस्सा होगा। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। सुशील सिंघल जी हैं हमारे साथ, पूर्व राजनायक हैं, वो यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पार्थ सारथी जी पूर्व राजनायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कृपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल मैं आपसे शहजाद पूनावाला पूछना चाहता हूं। देखिए, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट हैं वो सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं। जिनके अब्बा कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनका बयान सुना आपने? उनके बेटे साहब, उनके शहजादे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी बंदूकें अब हटा लेनी चाहिए क्योंकि इससे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बड़ा बदलाव है। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। मुझे लगता है कि अगर युधिष्ठिर की वो बात जो कौरवों को उन्होंने महाभारत में सुनाई थी, वो बात को अगर आज कोई उस पर आत्ममंथन करके सुधरता है, और उस समय पर भी हमने बताया था कि पांडव बनाम कौरव तो ज़रूर होता है, पर जो विदेशी आक्रमण होता है उसके खिलाफ 105 होते हैं, 100 बनाम 5 नहीं होते। अगर मुझे लगता है कि आधुनिक काल के कौरवों को अगर युधिष्ठिर की ये बात सही मालूम पड़ती है तो इसमें स्वीकारने ही बात है, और पूरे देश को एक मुश्त होना चाहिए और भारत और सेना के साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि ये 2.5 फ्रंट वॉर में, देखिए 2 फ्रंट पे तो जो है उनसे तो हम निपटेंगे और निपट ही रहे हैं, परंतु ये जो हाफ फ्रंट होता है ना, जिसके बारे में जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था, वो जब देश में खड़े होकर पाकिस्तान परस्ती की बात और भारत की सेना को मनोबल के ऊपर चोट करने की बात करता है, तब ज्यादा नुकसान होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कल तक नींबू मिर्च लगा रहे थे रफाल पर, आज वही लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखो कैसी कार्रवाई रफाल ने की है। पर देखिए, मैं इसमें न जाते हुए आगे सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पहलगाम के आतंकी हमले से हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी ज़मीन को आतंकियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल करने दिया। हमने कार्रवाई की आतंकियों पर, आतंकी कैंपों पर। उसके बाद पाकिस्तान जो कहता है हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, वो जाता है नमाज जनाजे में असद रौफ के जी, वो जाता है और वहाँ पर जो सलामी देता है उनके आर्मी वाले आतंकियों को, और आतंकियों का बदला वो भारत में बैठे जो सिटीजन्स है उनके खिलाफ ले रहा है। अभी हमने देखा है पूंछ में जो हमले किए, जो ड्रोन हमास स्टाइल ड्रोन चलाया है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से पंजाब में अमृतसर पे गोल्डन टेम्पल पर भी वो हमला करना चाह रहे थे, और एक लाइव मिसाइल भी हमें मिली है होशियारपुर से। तो अब जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो एक कैलिब्रेटेड है, उसी डोमेन में रिस्पॉन्स दिया है, उसी ताकत से रिस्पॉन्स दिया है, पर हमने फिर भी रिस्पॉन्सिबल होते हुए रिस्पॉन्स दिया है। हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को चुना नहीं है, हमने केवल उनके एक पोस्ट को ध्वस्त किया है और जो उनके डिफेंस और एयर के सिस्टम से उसके ऊपर आक्रमण किया है। परंतु अगर पाकिस्तान इससे ज्यादा एस्केलेट करता है, फिर उसके बाद जो भी नतीजा होगा उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार होगा। ऐसे कह सकता हूं कि आखिरकार तू भूशाई होगा, पर इस हिंसा का तू ही दायी होगा। तो अब पाकिस्तान कृष्ण जी की चेतावनी को स्वीकारने का काम कर ले। चलिए, शहजाद के बाद जी पार्थ सारथी साहब का रुख करूंगा मैं। जी पार्थ सारथी जी, शहजाद इसे वॉर बता रहे हैं, मैं आपसे टेक्निकली पूछना चाहूंगा कि क्या ये वॉर है या मिलिट्री ऑपरेशन है? देखिए, मैं पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध पुराने हैं। जब मैं सेना में था तो हमने पार किया पठानकोट से सियालकोट के क्षेत्र में। फिर पाकिस्तान में 5.5 साल रहा हूँ, कई लोगों को जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो संकट उठा है इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेवार है, उनके सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर। मैंने ऐसे एक पागल सेना का लीडर वहाँ कभी नहीं देखा है। करना है और कर्ज वो ही चुकाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मैंने सुना है पाकिस्तान से, लोग कह रहे हैं कि किस किस्म का लड़ाई है कि तैयारी बिना भारत के सामना करते हैं।
तो वहाँ उनके लिए समस्या ये है कि ये किया क्यों और किया कैसे। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो हमने करना है करें जी। मैंने, और दूसरी बात ये, पाकिस्तान सेना को मैं कई बार, मैं सेना में था और जब मैं पाकिस्तान में खुद था, वहाँ सैनिक लोग से अच्छे संबंध थे। मुशर्रफ के साथ मेरे अच्छा संबंध है कारगिल के बाद। लेकिन ये जो एक निकले, ये अजीब सा आदमी है। और मैं इसीलिए अगर आप देखें नवाज शरीफ का किसी मीटिंग में वो सर झुका के बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि समय की बात है और कहीं ना कहीं उनको हथियार नीचे डालना पड़ेगा, या हम अपने एक तरफा ना युद्ध का आतंक इस युद्ध का अंतिम मीटिंग कर सकते हैं बस। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी पार्थसारथी जी, मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हमारे साथ हैं। परिहार साहब, अभी जी पार्थसारथी साहब ने कहा कि आप देखिए ये जो शहबाज शरीफ है ये किस तरीके से बात करता है, ये सिर झुका करके बात करता है, आंखें मिलाकर के बात नहीं कर सकता। इससे भी ज़्यादा झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की रही। आज उन्होंने 2 हास्यास्पद बयान दिए, उनका आकलन आप कैसे करते हैं सर? मैं बताता हूँ। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि जो भारत के ड्रोन आए अटैक करने के लिए तो हमने रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी लोकेशन रिवील हो जाए। इस बयान को सुनकर के हम बहुत देर तक हंसे और फिर तरस आया वहाँ की आवाम पर उनका दूसरा बयान सुनकर, जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बना करके भारत के खिलाफ उतारेंगे। आपका आकलन इन 2 बयानों पर सर, किसको रक्षा मंत्री बना दिया ये पाकिस्तान ने? देखिए, दुनिया जानती है पिछले 70 साल से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, उनका कोई वजूद ही नहीं होता है। वो तो एक तरह के पपेट ही रहे हैं हमेशा। आर्मी चीफ जो भी रहता है उसी के पपेट रहे हैं। वहाँ पे एयर चीफ, नेवल चीफ और CDS उनके भी कोई उसमें वजूद नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के। अब रासवार शहबाज शरीफ का तो ये तो ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टाइप ही रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बन नहीं पाए उनके केसेस की वजह से, तो उन्होंने इनको बिठा दिया। शहबाज शरीफ की जो बेसिक पहले से भी रहा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने से लेके अभी तक, वो कभी किसी चीज़ का स्टैंड नहीं लिए और उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल इरेग्युलरिटी दुनिया भर में जग जाहिर है। अब जैसे वो हैं वैसे ही उनके मिनिस्टर्स बनेंगे। वो तो बनाए, आर्मी चीफ वहाँ पर डिसाइड करता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में क्या स्पीच देगा और TV पे क्या स्पीच देगा। तो ये सब उनके बैठाए हुए मोरे ही मैं कहूँगा, इनको मैं बिल्कुल सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। रहा सवाल इसका कि भाई ड्रोन से हमने इसलिए अटैक नहीं उनको रिट्रीट किया क्योंकि हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अरे लोकेशन तो हमें पता है, तभी तो हमने वहाँ ड्रोन डाले थे। ये उनके पता लगने या ना लगने से क्या होना है। इतना नेविगेशन, रडार सिस्टम, सैटेलाइट सब होते हैं। एक एक चीज़ आज आप जो है वो 1 मीटर तक के एरिया को आप उसको मैपिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से कि क्या गतिविधि हो रही है। तो ये तो एक हास्यास्पद बात हुई है। रहा सवाल कि मदरसों में जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो वे कहना चाहते हूँ कि या तो ये आगे चल के जो भारत के खिलाफ जो है किसी तरह का वो करेंगे, फाइट में जाएंगे, या आज अगर भारत करता है तो इन मदरसों के अंदर ही हम अपने हाइड आउट बनाएंगे ताकि वहाँ पर भारत के सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो है वो हमला ना कर सके। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका कोई वो नहीं होता है। पहलगांव का, जैसा कि हमारे शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये पहलगांव का शुरू किया है और बिल्कुल सही है, हमने उसको रिटेलिएट किए हैं। दूसरी बात हुई थी कि ये आपने पूछा था कि वार है कि मिलिट्री ऑपरेशन है। वार जो है वो पूरा देश लड़ता है, मिलिट्री ऑपरेशन एक फिक्स टारगेट होता है, उसका हुआ। तो सिंदूर 1 और 2 जो है वो आप कह सकते हैं मिलिट्री टारगेट है, बट अब उससे बहुत आगे चला गया है जैसे ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। और आप देखिए पूरा भारत एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है, सारे संसाधन है। तो ये एक तरह का अघोषित वार है, वो किसी भी वक्त जो है घोषित में हो सकता है। मुस्कान जी 30 सेकंड और ले लेता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं प्रधानमंत्री जी से एक और मुस्कान की उम्मीद करता हूँ कि आप रुकिए मत, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने आज, अगर ये प्रधानमंत्री
11 साल रहने के बाद में इतने सशक्त होके और इतनी अच्छी आर्म फोर्सेज होके और जनता का पूरा सपोर्ट होके अगर रुक गए तो फिर भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा। आप इसको ख़त्म करिए और पीओके का झंझट जो है वो जो 70 साल से चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके उसको रीअलाइन करिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ दीजिए। दुनिया की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्कान के चैनल के थ्रू में उन तक पहुँचे और वो भी हमें एक अच्छी मुस्कान का मौका दें। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगा आप इशारों में कहेंगे, लेकिन आपने पीओके का नाम अपने आप से ले दिया और आपने कहा कि कमर तोड़ देनी चाहिए पाकिस्तान की। सर सॉरी टू से, कमर तो हम तोड़ चुके हैं, अब मुंह तोड़ना बाकी है। सुशील सिंघल साहब हमारे साथ हैं। सुशील सिंघल जी, हमें याद आता है कि किस तरीके से गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि जान दे देंगे पीओके के लिए। हम नहीं भूल सकते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से दावा कर चुके हैं कि पीओके बहुत जल्द वापस ले लिया जाएगा, और इसी बात को परिहार साहब दोहरा रहे हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो क्या ये पीओके को हासिल करने की तरफ हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए, पीओके को हासिल करने का जहाँ तक सवाल है, हम पहले ही भारत सरकार का भारत का ये प्रण है कि पीओके हमारा है, तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि ये हमारा है। अब ये है कि उनसे कब्जा कब छुटाना है। अच्छा, पीओके के लोग भी यही मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के साथ अब मिलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो उनकी वहाँ पे हालात हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके साथ जो अन्याय कर रखा है, जो उनकी हालत कर रखी है, वो सब मीडिया में सब कुछ आ चुका है कि उनको ना उनको गवर्नेंस की पावर है, ना उनके फाइनेंशियल कोई उनको सपोर्ट मिलता है। तो वो तो हमारा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये अभी लिया जाएगा या कब लिया जाएगा, इस पे तो हर सरकार अपना विचार रखेगी, अपनी पॉलिसी है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा था ये वार है या क्या है, तो मेरे विचार से ये केवल टेररिस्ट को हम पनिश कर रहे हैं। तो वार क्योंकि हमने बिल्कुल कैलिब्रेटेड तरीके से इसको अंजाम किया, जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड, जो 9 ठिकाने थे, जो सब कुछ मालूम है कि ये टेररिस्ट यहाँ पर पनपते थे, तो उनको हमने टारगेट किया और हमने कह भी दिया भारत सरकार ने बहुत साफ साफ कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको एस्केलेट करने का, क्योंकि हमारा ना सिविलियन से झगड़ा है ना मिलिट्री से झगड़ा है। हमारा झगड़ा केवल जो है जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल रही, जबकि उनको 15 दिन का उनको मौका दिया गया। जैसा कि हमारे विदेश सचिव ने भी कहा कि हमने उनको टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरन भारत को जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया। अब पाकिस्तान, क्योंकि उनकी अपनी डायनामिक्स है, जैसे अभी इनके साहब ये मुनीर साहब के बारे में बात हो रही है, साथ ये डायनामिक शब्द जाता नहीं सर, नहीं उनकी अपनी डायनामाइट की जाता है, उनके साथ डायनामाइट से कहिए, उनकी अपनी कहानी है। चलिए, क्योंकि वो मुनीर जो है अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए ये इन्होंने के पास ये मोहरा बहुत अच्छा मिला हुआ है, जो कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, जहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ बोल दे जाते हैं, फिर उसका झूठ बोल देते हैं। तो इनको जो है मुनीर जो है ये एक एक्चुअली इनको लोग अब मुल्ला मुनीर बोल रहे हैं, क्योंकि जो है इतने वो फंडामेंटलिस्ट हैं कि प्रोफेशनल लगता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को नॉर्मली बड़ा प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है, लेकिन उनको जो लीड कर रहे हैं इस वक्त वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल बिना तैयारी के उन्होंने ये सब जो काम किए हैं जी। तो वो एक इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब वो अपनी फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, जो कि भारत मेरे विचार से देगा नहीं। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता दें, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों से मुलाकात की है। उरी वो पहुंचे थे, एलजी ने जवानों का हौसला बढ़ाया है। वहां पहुंच करके जवानों से एलजी बोले कि आपने भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत कोई युद्ध नहीं चाहता, मगर अगर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुश्मन का विवेक मर चुका है। आज पाकिस्तान में चारों तरफ केवल तबाही की तस्वीर है, ये मनोज सिन्हा का कहना है। वो कुछ इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन ये भी तय था कि अगर दुश्मन की ओर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अभी मैं बातचीत में कह रहा था, भारत के बड़े महान कवि हुए हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर,
उनकी एक किताब है रसूल रसूल, उन्होंने उसमें लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुश्मन का विवेक मर गया है, तो उसने जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सटीक लाइनें हैं पाकिस्तान के ऊपर ये। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजेश पंत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज उसी फिसड्डी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बयान दिया है। उसने कहा है कि हम भारत के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करेंगे, हम वहाँ की हिंदुस्तान की रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के बारे में खुद ही आकलन कर रहे थे, हमारा आकलन गलत निकला, हमें लगा था कि युद्ध लड़ेगा तो 4 दिन का उसके पास केवल गोला बारूद है, ये तो दूसरे ही दिन अपने मदरसों के बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बताने लगे। क्या इसकी औकात है इस रक्षा मंत्री की या इस देश की कि ये हमारे मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करके वहां बमबारी कर सके? धन्यवाद मुस्कान और जी न्यूज के सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मेरा सलाम, भारत माता की जय। जी देखिए, 3 रातों से हम टीवी पर देख रहे हैं एक युद्ध का एक नया दौर, जिसमें मेरे हिसाब से 3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया है इस युद्ध में, वो बहुत यूनिक है। दूसरा पहलू है स्विफ्ट रिस्पांस। भारत का स्विफ्ट रिस्पांस जो रहा है वो बहुत ही यूनिक रहा है। और तीसरा है मीडिया कवरेज, जिसमें मैं जी न्यूज को भी मुबारकबाद देता हूं कि किस तरह पूरे देश का हौसला बड़ा मोटिवेटेड रखा है सब लोग, डिफेंस में भी, देश में भी। अब लड़ाई की गतिविधियां आपको हर एक चैनल मिनट टू मिनट दिखला रहा है। मैं एक अलग पहलू का डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है अ वेल कोऑर्डिनेटेड नेशनल वॉर रिस्पांस। एक अच्छी तरह से समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो भारत ने दिखाई है। देखिए, एक तरफ जैसे आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान बताया है, एक तरफ एक लीडरलेस नेशन है, आर्मी चीफ उनका दिखता नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के। कोई रेलवे मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, कोई और मिनिस्टर कुछ गिड़गड़ा रहा है पार्लियामेंट में। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री रॉक सॉलिड, काम, बिल्कुल हायरार्की के हिसाब से ऑर्डर इश्यू हो रहे हैं। एनएसए डोवल साहब को बताया जा रहा है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी को बताया जा रहा है, वहां से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑर्डर्स जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑर्डर्स जा रहे हैं, इधर सीडीएस के थ्रू आर्मी चीफ्स को बताया जा रहा है, सारे ब्यूरोक्रेसी को साथ लिया जा रहा है, एक पूरा समन्वित रिस्पांस दिया जा रहा है। और जो हमारा प्लान बना है 15 दिन में, जिसकी बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वो पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से बना हुआ है कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, अगर ये होगा तो ये करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, एक तरफ एक लीडरलेस नेशन है, दूसरी तरफ बहुत ही एक समन्वित कोऑर्डिनेटेड प्लान के हिसाब से चल रहा है। नतीजा सब जानते हैं, इट इज नॉट व्हाट, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। जबकि ये पूरा इनका जो देश है वो पूरा कोलैप्स करेगा, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, लाइक अ हाउस ऑफ टेररिस्ट कार्ड्स मैं कह दूं। और इसमें बहुत ही जल्द आप देखेंगे इसका नतीजा आने वाला है। मेरे को कोई शक नहीं है आगे क्या होने वाला। धन्यवाद। राम कृपाल सिंह जी, अब मैं आपका आकलन चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान हार चुका है? क्या वो हार मान चुका है? रक्षा मंत्री जिसके कंधे पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो ऊल जलूल बयान देता है। वो ये कहता है कि हमने भारत के ड्रोन्स को रिटेलिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अपनी लोकेशन रिवील करना नहीं चाहते थे। 2 ही दिन में, हम तो सोच रहे थे 4 दिन का असला तो होगा उनके पास, 2 ही दिन में वो कह रहा है कि मदरसे के नौजवानों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना करके हम भारत के खिलाफ उतारेंगे। क्या ये स्वीकारोक्ति है हार की? निश्चित रूप से अनुराग जी, हार का जो डर होता है ना, पाकिस्तान ये स्वीकार कर चुका है कि वो हार गया है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में वो तथ्य प्रमाण है कि पाकिस्तान हार गया है। लेकिन वो हार को स्वीकार कैसे करे, ये जो हार की स्वीकारोक्ति होती है ये कई बार आपको विक्षिप्त कर देती है। और जो आज रक्षा मंत्री ने वहां के जो बातें कही हैं, विक्षिप्त हालत में ही था वो। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मैंने आज दोनों देखा है। एक रक्षा मंत्री हमारे भारत के राजनाथ सिंह, वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से और सीडीएस से बात कर रहे थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे। और ठीक उसी समय पर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री यह कह रहा था कि अब हम मदरसों से
बच्चों को ले जाएंगे युद्ध के लिए, वो हमारे रक्षक बनेंगे। और दूसरी बात वो कह रहा था कि भारत की जो मिसाइलें आई थी या उनके जो ड्रोन आए थे उनको हमने इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया कि उससे हमारा पता चल जाता लोकेशन का। अब पता नहीं पाकिस्तान की लोकेशन की बात कर रहे थे या खुद के लोकेशन की बात कर रहे थे, ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। पाकिस्तान की लोकेशन क्या है तो मैं समझता हूं कि अब अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता तो अलग बात है। देखिए, हकीकत में आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान अपने अंतर विरोधों से जूझ रहा है। पाकिस्तान इज नॉट ए नेशन, इट्स एंटी नेशन, जिसकी स्थापना ही भारत विरोध के लिए हुई थी। तो पहली बात है, वहां 3 ताकतें हैं। एक सरकार जो कहती है कि हम डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक वहां सेना है जो कहती है कि कम्युनिस्टों की तरह कि हम तानाशाह की निशानी हैं, और उसके ऊपर हाफिज सईद जैसे लोग हैं जो सबसे ऊपर हैं, जिनके भाई के मसूद अजहर के भाई की हत्या में उसके जनाजे में जिस तरह आप देखिए तो आपको वहां क्या लग रहा था। नंबर 1 पे वहां पे वो है जो इस्लाम के नाम पे या जो भी किसी के नाम पे, हम तो आतंकवादी ही कहेंगे, आतंकवादी है। नंबर 2 पे आती है सेना, नंबर 3 पे आती है वो सरकार। जिस तरह से, और देख लीजिए वहां के मंत्रियों के बयान, वो लगता है कि जैसे उनकी निगाहें वो कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कोई सुन रहा तो है, कोई गलत बात तो नहीं निकल जाती। तो ये जो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान अपने अंतर विरोधों के कारण टूट जाएगा, वो टूटने के कगार पर है। और मैं ये कहता हूं कि भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए, एक बात जो दूसरा आपने वार की बात की कि वार है या लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, मोदी जी जिस दिन बिहार से बोले हैं कि हम आतंकवादियों को और उनके रक्षकों को नहीं छोड़ेंगे, इस एक वाक्य से कभी भी वो डिगे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है जो वार के लिए होता है। पुंछ में बस एक लाइन का, पुंछ में उसने नागरिकों को मारा है। उसके बाद हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों पर मिसाइलें दागी, वो तो अलग बात है कि हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। वो सारे काम वो कर रहा है, सिविलियन पर वार किया है, हमारे प्रतिष्ठानों पर वार किया है, सफल नहीं हुआ अलग की बात है। तो वार किसको कहते हैं? पाकिस्तान अगर इससे आगे बढ़ेगा तो भारत के न चाहते हुए भी ये युद्ध होके रहेगा। जी पार्थ सारथी जी, कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा क्योंकि चीन उसका साथ दे रहा है, टर्की उसका साथ दे रहा है। कितना फर्क पड़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सपोज हुआ है, क्योंकि वहां हमने देखा आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना के लोग उसको राजकीय सम्मान दे रहे हैं, उस आतंकी को जहां उसे दफनाया जा रहा है वहां पर वो मौजूद है। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में कितना फर्क पड़ जाएगा अगर 2 देश उसके पीठ पर हाथ भी रख देते हैं तो? देखिए, बात यह है, हमें समझना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा समस्या आर्थिक है, और इसीलिए हमें उन पर ऐसे दबाव लगाना चाहिए जैसे कि वर्ल्ड बैंक में उनको पैसा भेजने से रोकें, जिससे सहायता उनको बाहर से ना मिले। ये हम अच्छी कूटनीति के साथ कर सकते हैं जी, खास तौर पर वर्ल्ड बैंक और अमेरिकनों के जरिए, कि सिर्फ उनसे ये एक आश्वासन मिल जाए कि कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। जब तक पाकिस्तान में ये सेना है जो राज्य करता है, ये चलता रहेगा। दूसरी बात जो हमें कभी सबसे बड़ी बात, वो समझते हैं कि परमाणु अस्त्र उनका अंतिम डिफेंस है, और परमाणु अस्त्र उनको दिया कौन, उनके डिज़ाइन्स कहाँ से आए, किसने बनाया, ये हमें समझना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है
अपने में कुछ नहीं है, लेकिन इस इलाके में चीन का पिट्ठू है। उनके हथियार, उनके परमाणु हथियार, उनके मिसाइल्स सब चीन के आए हुए हैं। लेकिन सर, चीन ने उइगर मुसलमानों का जो हाल किया है अपने देश में, उसके बाद भी चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए कितना कारगर रहेगा? मुसलमान को के बारे में मत बोलिए। पाकिस्तानी जो भी मदद करता है उसके पांव पकड़ेगा। आप में जानना चाहिए, मैं 6 साल रह चुका हूँ, उनको पहचानता हूँ। जी। तो बात ये है जी कि जो पाकिस्तान है जी, वो अब भी सोच रखता है कि चीन से कोई मदद या सहायता आएगा। मुझे लगता है उस तरह की सहायता चीन देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है पार्थसारथी सर, आपको माफी के साथ रोक करके एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। अब कुछ ही पलों में MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पहले ये सुबह 10 बजे होनी थी। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें, और इसमें सेना के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे पूरी कार्रवाई बताने के लिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अटैक किया और फिर किस तरीके से भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में हो सकती है, 5:30 बजे का वक्त है। शहजाद पूनावाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय MEA की और रक्षा मंत्रालय की लाहौर में या इस्लामाबाद में जल्दी ही हो। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि जो हमारे पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पारित किया है, उस रेजोल्यूशन को तो हम पूरा करके ही रहेंगे, वो तो समय की बात है। जहां तक दूसरी बात अभी ये कह रहे थे कि चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स है, ये पाकिस्तान कौन सा मुसलमान और इस्लाम के लिए क्लेम कर सकता है भाई? इनका जो फाउंडर है जिन्ना, वो खुद पोर्क और वाइन का सेवन करता था। तो ये वो बेगैरत देश है जो अपने ही देश में मुसलमानों को, आगा खानियों को, शियाओं को मारता है, अहमदियों को मारता है। तो मुसलमान के लिए तो रामकृपाल जी कहते तो नाजायज देश है। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि इट इज एंटी नेशन। मैं इसको थोड़ा तरमीम कर दूं, चेंज कर दूं। इट इज नॉट एंटी नेशन, इट इज अबॉमिनेशन। इट इज अबॉमिनेशन। आमतौर पे क्या होता है कि एक देश है, उसके पास सरकार और सरकार के पास आर्मी। ये एक आर्मी है, मुल्ला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसके पास जगह है, लैंड है, और जिसके पास जो है एक प्रकार से संसाधन है। तो ये उल्टा चल रहा है यहाँ पे मामला, और हमेशा से उल्टा ही चलते आ रहा है। परंतु देखिए, 2-3 बातें मैं कह देना चाहता हूँ बड़े क्लियरली कि अब जो भी होगा उसका दायित्व केवल पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान जब तक हमारे नागरिकों को और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करता रहेगा, उसको उसी की भाषा, उसी की जुबान में, उसी अनुपात में जवाब मिलता रहेगा, और पाकिस्तान को तय करना है कि कब तक इस खेल को जारी रखना है। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं कि दुनिया के कई लोग अभी, और हमारे भी कुछ लोग बोले डी-एस्केलेट। दुनिया ने जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपनी पूरी अभियान चलाई, यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर किया, तो हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब फ्रांस के ऊपर आतंकी हमला हुआ और फ्रांस ने जवाबी कार्रवाई की, हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब रशिया के ऊपर आतंकी कार्रवाई हुई और उसने चेचनिया पर कार्रवाई की, हमने कहा क्या डी-एस्केलेट? जब इजराइल पर हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई की, तो दुनिया खड़ी रही ना साथ में। तो आतंकवाद जैसे गुड एंड बैड नहीं होता, आतंकवाद पे एक्शन भी गुड एंड बैड नहीं होता। हमने 9 कैंप जो है डिस्ट्रॉय कर दिए, 21 की सूची है। बहन सोफिया कुरैशी ने 21 गिनवाए। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो 21 में कितने डिसमेंटल करता है, वरना हम लोग भी डिसमेंटल करना जानते हैं। उनको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। बताइए, वो बताते ना हम पीड़ित है, आतंकी से पीड़ित है, तो हम तो आपका कचरा साफ कर रहे हैं, आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। परंतु आप जो है वहां पर जाकर सलामी दे रहे हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो आतंकवाद के साथ खड़ा रहना चाहता है या वो सभ्य देशों की तरह अपनी जगह बनाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ सुशील सिंह जी, एक चीज समझना चाहूंगा, जैसा कि जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा था, और वो बहुत बड़ा बयान था कि ना हम आतंक को छोड़ेंगे, ना आतंक के आकाओं को छोड़ेंगे, और कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। हम जानते हैं कि आतंकवादी कौन है, और हम ये भी जानते हैं कि उनके आका कौन है। वहाँ की हुकूमत किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है आतंकवादियों को, ये हमने देखा। वहाँ की मिलिट्री किस तरीके से आतंकवादियों को तैयार करती है, ये हमने देखा। ISI की उसमें भी क्या भूमिका रहती है, ये हमने देखा। आकाओं से सीधा मतलब उन्हीं की तरफ था। तो अब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर कहां जाकर रुकेगा? आपका आकलन क्या कहता है? मेरे हिसाब से देखिए, भारत सरकार ने बार बार साफ कर दिया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है इसको एस्केलेट करने का। लेकिन अगर वो पाकिस्तान
हमारे मिलिट्री या सिविल इंस्टॉलेशन पर अटैक करेगा तो उसका हम बढ़ा करके जवाब देंगे। जैसा कि पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि उन्होंने 15 जगह अटैक किया, हमने उनकी कैपिटल पर अटैक कर दिया, लाहौर में हमने उनको अटैक किया और कराची में भी हम वहां पहुंच गए। तो हमारा जो इरादा जो है वो बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि भारत इंटरेस्ट नहीं है उनका कि पाकिस्तान अपने आप ही डूब रहा है, तो हम ज़्यादा उसमें उनकी मदद नहीं करना चाहते डूबने में। लेकिन अगर वो भारत के साथ में ये अपनी फेस सेविंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम कोई किसी को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे, उन्हें अपनी फेस सेविंग अपने आप ढूंढनी पड़ेगी। और अगर वो हिमाकत करते जाएंगे तो भारत जो है उनको छोड़ेगा नहीं। जेके एस्परियार साहब, जैसा कि जी पार्थ सारथी सर ने कहा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो कुत्ते की दुम काटने का हमने ऐलान कर दिया है और लगातार कुत्ते की दुम काटी भी जा रही है। अब कुत्ता पागल हो गया है, क्या करना चाहिए पागल कुत्ते का? नहीं, कुत्ते की दुम काटने का कोई मतलब ही नहीं है, कुत्ता तो घूमता ही रहेगा। तो पागल कुत्ता होता है उसका इलाज जो है वैसा ही होता है। और हम सब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है बेसिकली वहाँ पर जो है बूट माने मिलिट्री, लूट माने दोनों पॉलिटिशियंस और मिलिट्री और मुल्लाओं की, और उसके साथ में झूठ और शूट की उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी में ही चल रहे हैं। अब रहा सवाल इसका कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि हम आतंकवाद और उसके आकाओं किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, पर जो व्यक्ति 11 साल से, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मोदी जी आए उस 2014 में, मगर उनके दिमाग में ये बात 2011-12 से ही थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा आगे क्या होना है। 10 साल वो खाली थोड़ी बैठे रहे होंगे, उन्होंने पूरी इन डेप्थ प्रिपरेशन इसकी की होगी। अब कोई भी चीज़ अगर आपको बड़े लेवल पे करना होती है तो प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी होती है, फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस, डिप्लोमेटिक प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर पुलवामा में ये पहलगाम में अटैक हुआ है तो उसको रिटेलिएट करने का भी हमारे पास में ये पुलवामा के बाद में एक पक्की स्कीम होती है कि अगली बार कभी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और किस लेवल तक जाएंगे। तो प्रिपेयर्डनेस और प्लान ए, बी और सी हर हालत में होते हैं। एक अच्छे देश की पहचान ही यही है कि वो पूरी तरह से सजा गया। अब मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उसके बारे में फाइनल अल्टीमेट क्या उसका आउटकम मैंने सोचा है, मैं आखिर तक नहीं बताऊंगा। तो यही प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, एनएसए और सीडीएस लेवल पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। किसी चीज़ का अगर आपने ढोल पीट दिया तो वो चीज़ हासिल नहीं होती है। और जैसा कि शहजाद जी ने बोला कि भाई इजराइल ने करा, यूक्रेन ने करा, उसके बाद में क्रीमिया का हुआ, पाकिस्तान के में अमेरिका ने उसमें ओसामा बिन लादेन के किए, तो इस सब में दुनिया उसी को सलाम करती है जो सीधा चलता है और सही काम करता है। अगर आप झुक के चलेंगे तो आपको कोई सलाम क्या करेगा, आपको दबाएगा। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप इंतजार करिए कि अल्टीमेट होगा क्या। और मेरे दिल में तो यही हो रहा है कि इतना जल्दी ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल।